डॉक्टर आशुतोष कुमार जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर आशुतोष कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा, आप भी फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और काफ़ी अनुभव रहा है कई इंस्टीट्यूट से होते हुए, और आज आप प्रोफेसर के पद पर हैं। भाई आशुतोष जी कृपया आएं और अपना वक्तव्य रखें। पूज्य स्वामी विदेही योगी जी, आचार्य श्री अग्निव्रत जी, माननीय पूर्व लोकायुक्त सज्जन सिंह कोठारी जी, इस सत्र के अध्यक्ष एवं न्यास के मंत्री और सचिव पीसी दामोदर जी, मंच पर विराजमान अन्य महानुभावगण एवं मेरे सम्मुख उपस्थित विद्वत वृंद को सादर नमस्ते। आज मेरे उद्बोधन का विषय वैदिक रश्मि सिद्धांत, एक संक्षिप्त परिचय है। आप वहाँ पे स्लाइड्स दिए गए हैं, आप वहाँ स्लाइड्स पे देख सकते हैं। स्लाइड्स इंग्लिश में हैं, माफ़ी चाहता हूँ। आपने प्रथम सत्र में पूर्व वक्ताओं को सुना होगा, स्वामी विदेही योगी जी, बद्री विशाल जी को। उन्होंने थोड़ा बहुत जो है मेरे वक्तव्य की भूमिका उन्होंने पहले ही दे दी है। हम उसको और आगे बढ़ाएंगे और ये समझेंगे कि जो वैदिक रश्मि थ्योरी जो आचार्य अग्निव्रत जी ने दी है, हमें प्रस्तावित किया है, उसका क्या महात्म्य है या क्या सिग्निफिकेंस है, और जो अभी वर्तमान में भौतिकी के जो थ्योरीज अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उसके सापेक्ष में ये कहाँ खड़ा होता है, या इससे हमारी कितनी जो है अभिलाषाएं पूर्ण होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक वैदिक रश्मि थ्योरी का परिचय ये है कि इसमें जो नाम का सबसे पहले हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। जो इसमें वैदिक है वो वेद सबसे इसमें चूंकि उत्पत्ति है इसलिए इसका वैदिक है। रश्मि जो होता है थ्रेड लाइक वाइब्रेटिंग एंटिटी कहते हैं, मतलब एक कांपती हुई, इसको धागा के सदृश आप मान सकते हैं, बहुत ही पतली एंटिटी है। क्योंकि हमारी फिजिक्स में अभी तक जो संकल्पना है वो मानते हैं कि कोई पॉइंट पार्टिकल्स को लेकर के हम लोग अक्सर बात करते हैं, जो कि यूजुअली स्मॉल छोटे छोटे गेंद की तरह होते हैं, लेकिन इसमें जो है थ्रेड लाइक वाइब्रेटिंग एंटिटी की बात की गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आचार्य अग्निव्रत जी ने प्रस्तावित किया है अत्रेय ब्राह्मण को डिकोड करने के बाद। और ये करता क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैदिक रश्मि थ्योरी है वो ये हम ये बताता है कि यह जो ब्रह्मांड सृष्टि है कैसे बनी और ये कैसे अपना कार्य करती है। आगे तो इस वैदिक रश्मि थ्योरी के रेलेवेंस या सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो वर्तमान डे का जो फिजिक्स है हमें उसके बारे में जानना होगा। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स यूजुअली हम लोग फिजिक्स में नेचर और इसके नियमों को अध्ययन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अगर हम प्राकृतिक नियमों को समझ लें अच्छी तरीके से तो हम जो प्राकृतिक संसाधन है उसके अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगे और अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। नेक्स्ट, आपने कभी न कभी इन जो भौतिकी की शाखाएं हैं इनका नाम आपने सुना होगा, या जो भी भौतिकी विषय से संबंध रखते होंगे उन्होंने थोड़ा बहुत इसका ज्ञान होगा। जैसे कि इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह, ऑप्टिक्स, रीडिंग, थर्मोडायनामिक्स है। और फिर जब आप इससे ऊपर जाते हैं तो एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी की बात आती है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी प्रसिद्ध है। उसके बाद जब हम लोग सूक्ष्म जगत में जाते हैं तो वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम ग्रेविटी इस तरह से है। और उसके बाद जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेकिन वो मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म में ही है, मतलब उसका भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ है, वो स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी है। लेकिन इन सभी थ्योरीज जो भौतिकी की थ्योरीज हैं, इन सभी की साथ समस्या यह है कि इनमें से कोई भी सृष्टि की पूर्ण व्याख्या नहीं करती है संगत तरीके से। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ समस्या है। अब है कि हमारी सृष्टि में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो अपना कार्य करती हैं, जो इस प्रकार हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स सभी अवगत होंगे, जो ये द्रव्यमान, दो द्रव्यमान के बीच में काम करती है और ये अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि चार्जेस के बीच में काम करता है और ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होते हैं। अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव होंगे और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव होंगे। उसी तरीके से मैग्नेटिक है जो कि मैग्नेट्स, दो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के कारण काम करता है। फिर एक और फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर दो समान तरह के चार्जेस हैं तो उसमें रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो अब अगर हम एक न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे एक तरह का पॉजिटिव धनात्मक चार्ज होता है
लेकिन एक ही न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स जो हैं बंधे पड़े हैं, तो कैसे बंधे पड़े हैं? तो उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वो उसके लिए वो उन प्रोटॉन्स को बांधे रखता है। फिर एक आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि अपने रेडियो एक्टिविटी या जिसको रेडियो धारिता हिंदी में कहते हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है, और जो एटम्स जो स्टेबल क्यों हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अब ये सारे जो फोर्सेस हैं, ये सारे के सारे फोर्सेस ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र हैं आपस में, बल्कि इनका यूनिफिकेशन किया गया है। और इनका यूनिफिकेशन इस तरीके से है कि सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैक्सवेल ने किया था कि यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है और एक ही थ्योरी से समझा जा सकता है। उसके बाद फिर एक फर्दर इलेक्ट्रोवीक नाउ थ्योरी यूनिफिकेशन आई, जो कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो पहले से ही यूनिफाई किया गया था उसके साथ वीक न्यूक्लियर फोर्स को भी यूनिफाई किया गया। लेकिन अभी भी कुछ जो प्रेवलेंट इश्यूज अभी हैं रिलेवेंट में, वो हम लोग इस तरीके से प्रश्न कर सकते हैं, क्या अभी जो हमारी सृष्टि में सिर्फ 4 ही फोर्सेस काम करते हैं या इससे अधिक हैं, या इससे कम तो नहीं कह सकते, विचार हमारे पास पहले से पता है। और क्या ये फोर्सेस जो हैं आपस में स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं? तो अभी चूंकि हम लोगों ने यूनिफिकेशन की बात देखी तो सभी के सभी स्वतंत्र तो नहीं हैं। तो अगर स्वतंत्र नहीं है तो जो और बाकी सारे जो फोर्सेस उसमें थे, ग्रेविटी वगैरह, क्या इन सारी फोर्सेस को एक थ्योरी में यूनिफाई किया जा सकता है? और साथ ही साथ अभी हम लोग ये भी देखते हैं कि जो रिलेटिविटी का थ्योरी है और जो क्वांटम फिजिक्स थ्योरी है वो दोनों में आपस में संगत नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को विरोधाभास में लाते हैं। हम लोग अपनी दुनिया से परिचित हैं, एवरीडे लाइफ से, लेकिन उसके ऊपर भी यानी उससे बड़ी भी दुनिया है, उससे छोटी भी दुनिया है। तो ये कुछ उदाहरण हैं हमारे पास मैक्रो वर्ल्ड का, जिसमें हमारा वर्ल्ड ऑफ एवरीडे लाइफ है, जिसमें कि एक धूलकण से लेकर के हमारे पास हम मनुष्य, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, नदी, नाले सब हैं। इससे जब हम ऊपर जाते हैं तो जो कि मून यानी सैटेलाइट्स हो गया, प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट सिस्टम जिसमें कि हमारा सोलर सिस्टम है, इससे फिर असंख्य जो है गैलेक्सीज वगैरह हैं। उसी तरीके से एक अपनी बायोलॉजिकल दुनिया भी होती है, जिसमें कि मान लें एक शरीर से हम स्टार्ट करें तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, फिर टिश्यूज, सेल्स, सब सेलुलर उसके अंदर जो है अवयव हैं, कंस्टिट्यूएंट्स। फिर अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें तो माइक्रो वर्ल्ड में हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, न्यूक्लियाई के अंदर जो है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, फिर इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इन न्यूक्लियस का चक्कर लगाती रहती हैं। और फिर फर्दर क्या है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये खुद भी ऐसा नहीं है कि आपस में मूलकण है, बल्कि इनका भी जो है विभक्तीकरण किया गया है, जो कि 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स है, उन क्वार्क्स से ये लोग बने होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वगैरह। और इसके अलावा क्या है कि जो हमने फोर्स की बात की है, वो फोर्स कैसे काम करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच में, तो उसके लिए फोर्स पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक बॉडी से दूसरे पार्टिकल में कम्युनिकेट करते हैं, वो फोर्स पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चूंकि जी वैदिक रश्मि थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका रेलेवेंस बताने के लिए हमको यहाँ पे 2 थ्योरीज जो भी वर्तमान भौतिकी में है, बिग बैंग और स्ट्रिंग थ्योरी, उस पर बहुत ही अल्प चर्चा करते हुए हम वैदिक रश्मि थ्योरी से कंपेयर करेंगे, उसमें देखेंगे कि जो है हमारा कौन सा ज्यादा फंडामेंटल है, ठीक है। तो बिग बैंग में आपने देखा होगा कि अक्सर जो है फिजिसिस्ट लोग बात करते हैं कि शून्य आयतन है। शून्य आयतन कहने का मतलब कि सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं वो सब के सब एक ही बिंदु पे संगठित हैं, यानी इन्फिनिट मास एट अ सिंगल पॉइंट। उसके बाद फिर बात करते हैं कि इन्फिनिट टेम्परेचर है। उसके बाद फिर कहते हैं कि अचानक उस जो बिंदु है, बिंदु में जो इन्फिनिट मास है यानी द्रव्य वहां पे संगठित है, उसमें एक विस्फोट होता है और सृष्टि की रचना होती है। आकाश, आप ये स्पेस बनते हैं, टाइम बनते हैं, सारे द्रव्य इस तरीके से। और उसके बाद कहता है कि ये जो फर्स्ट सबसे पहले जो 1-2 सेकंड्स होते हैं उसमें जो मैटर पदार्थ है वो इतनी उच्च गति से ट्रैवल करता है, यानी कि वो जो स्पीड ऑफ लाइट है आज का जो हमारा सबसे मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट है, उससे भी बहुत ज्यादा गति से वो ट्रैवल करता है। तो जब हम इस तरह की बात सुनते हैं तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न हमारे मन में उठता है कि ये जो बिग बैंग हुआ क्या अपने आप हो गया, और अगर अपने आप नहीं हुआ तो इसे किसने किया, और ये बिग बैंग कहाँ हुआ। तो इस तरह से ये जो स्वाभाविक प्रश्न से हैं ये हमारे मन में अवश्य उठता है। उसके बाद एक स्ट्रिंग थ्योरी है। तो स्ट्रिंग थ्योरी में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कहता है कि जो हम
पॉइंट पार्टिकल्स की हमारी जो संकल्पना है कि जो पार्टिकल्स हैं पॉइंट पार्टिकल्स या स्मॉल राउंड बॉल्स हैं, उसमें वो ये कहता है कि जो पॉइंट पार्टिकल्स भी जिसको हम मान रहे हैं वो वाकई में पॉइंट पार्टिकल्स ना हो करके बल्कि ये वाइब्रेटिंग जो एंटिटीज है स्प्रिंग्स या रश्मि उससे बनी हुई हैं। और अभी वर्तमान में 7 डिफरेंट स्ट्रिंग थ्योरीज जो है उपलब्ध हैं। और ये जो है जब भी हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं ऐसा या कभी भी फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें एक डायमेंशन शब्द आता है। तो डायमेंशन बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई एक वस्तु हो उसको समझने के लिए हमें किन किन एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज या गुणों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लें कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी ऊंचाई कितनी है, वजन कितना है, ये इस तरह से जो एट्रीब्यूट्स है वो डायमेंशन की बात करता है। तो अभी जो फिजिक्स में हम लोग जो न्यूटोनियन फिजिक्स जो क्लासिकल फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें 4 डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग। 3 स्पेशल डायमेंशन जिसमें कि ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई इस तरीके से, और एक समय का हम लोग माप लेते हैं। तो अभी तक हमारे पास 4 डायमेंशन की बात करते हैं। लेकिन जो स्ट्रिंग थ्योरी है, जो स्ट्रिंग फिजिसिस्ट लोग हैं वो लोग 10, 11, 24, 26 इस तरीके से बहुत सारे जो है डायमेंशन की बात करते हैं। तो 10 डायमेंशन में जो है अभी हमारे पास 7 अलग अलग स्ट्रिंग थ्योरीज उपलब्ध हैं। लेकिन अब समस्या ये कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम एक ऐसी थ्योरी की बात करने जा रहे हैं या ऐसी थ्योरी की हम खोज में हैं कि जो अकेला ही सारी सृष्टि की व्याख्या करता हो। और अभी हमारे पास क्या है कि 7 अलग अलग डिफरेंट थ्योरीज है 10 डायमेंशन में। तो इसको जब अलग से देखा गया कि ये समस्या है हमारे पास, हम यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास 7 अलग अलग स्ट्रिंग थ्योरीज है, तो उसको आगे फर्दर जब स्टडी की गई तो उसे उन्होंने बताया कि अगर हम 11 डायमेंशन में जाएं तो वहाँ पे एक थ्योरी हमें मिलेगी जिसका कि ये सातों के सातों जो है स्पेशल केसेस बन जाते हैं, जिसको कि एम थ्योरी कहा जाता है। एम थ्योरी वास्तव में क्या है, इसका लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, मास्टर थ्योरी, मैजिक थ्योरी, मदर पॉल थ्योरी इस तरीके से। लेकिन जो भी हो मतलब एक थ्योरी है जिसमें कि जिसका 11 डायमेंशन में बात करते हैं और वो बताते हैं कि इसमें 7 स्ट्रिंग थ्योरीज उपलब्ध हैं, वो सारे के सारे इसके स्पेशल केसेस हैं। और ये जो स्ट्रिंग थ्योरी या जो एम थ्योरी है ये मैथमेटिकली तो बहुत ही ज़्यादा रिच है। मतलब इसको समझने के लिए आपको हाई मैथमेटिक्स, रिच मैथमेटिक्स की जरूरत होगी और बहुत ही एडवांस्ड है। लेकिन समस्या ये कि इसके साथ अभी भी कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन या वेरिफिकेशन इसका नहीं हो पाया है, जिस वजह से ये अभी की अभी वर्तमान में थ्योरी है, इसकी उतनी जो है क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं वैदिक रश्मि थ्योरी पे। उस पर जाने से पहले हम लोग कुछ प्रश्न इस तरीके से कर सकते हैं अपने आप से कि अगर हम कोई भी एक वस्तु लें और उसको विघटित करते जाएं, तोड़ते जाएं छोटे से छोटे टुकड़ों में, तो सबसे अंत में हमको क्या मिलेगा। ठीक है, पहला प्रश्न ये है कि अगर हम तोड़ते जाएं तो अंततः जो लास्ट एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। उसके बाद फिर हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि जो यूनिवर्स है हमारा बना हुआ है वो क्या किन किन द्रव्यों पदार्थों से बना है, क्या वो सभी पदार्थ जो हैं मूल हैं, फंडामेंटल हैं, या कोई एक फंडामेंटल पार्टिकल है और वो जो है कि अलग अलग रूपों में व्यक्त होता है। तो फंडामेंटल पार्टिकल यानी वन और मोर। उसके बाद फिर है कि कैन देयर बी अ सिंगल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि हमारी क्या है, हमारी सर्च यही है कि एक सिंगल थ्योरी होनी चाहिए जो कि इस पूरी सृष्टि की व्याख्या करता हो संगत तरीके से। तो जितने भी कैंडिडेट्स अभी हम लोगों ने देखा उसमें हमें समस्या हमने बताई कि वो सारे के सारे जो हैं मैथमेटिकली हैं, मैथमेटिकली रिच हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, लेकिन वो कंप्लीट व्याख्या पूरी तरीके से जो है ब्रह्मांड सृष्टि की व्याख्या नहीं करते हैं। लेकिन जो वैदिक रश्मि थ्योरी है जो आचार्य जी ने प्रस्तावित की है उसमें वह सक्षमता है वह थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनने की। जो मैंने समझा है अभी तक पढ़ने के बाद वो मैंने यही समझा है कि इस थ्योरी में वह सक्षम है कि वह थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बन सकता है। तो वैदिक रश्मि थ्योरी में आखिर वो क्या चीजें हैं जो इसको एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के लिए मतलब एक अच्छा कैंडिडेट हम मानते हैं, उसमें क्या चीजें हैं वो चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि स्ट्रिंग थ्योरीज में जो है एक हम ये मान रहे हैं कि जो भी चीजें बनी हैं वो स्ट्रिंग से बनी हैं। तो यहाँ पर भी जो स्ट्रिंग वैदिक रश्मि थ्योरी है यहाँ पर भी वाइब्रेशन और स्ट्रिंग्स को जो है ये थ्योरी सपोर्ट करता है। लेकिन सपोर्ट करने के साथ साथ ये स्ट्रिंग थ्योरी से बहुत गहराई में भी जाकर के बात करता है। ये नहीं कि बस एक स्ट्रिंग, कुछ स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स जो है वाइब्रेट करते हैं, वो फिर वाइब्रेट करके कुछ अलग अलग पदार्थ बनाते हैं, इस तरीके से नहीं, बल्कि बहुत सारी गहराई में जाके बात करता है। सबसे पहला तो क्या है कि जो भौतिकी में है अभी तक जो हम लोग स्पेस और टाइम को मानते हैं वो फिजिकल उसको नहीं मानते हैं। वो ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल नेचर का होता है कि लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, टाइम वगैरह है, वो सारी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं।
लेकिन उसको फिजिकल है कि नहीं ये अभी तक नहीं माना जाता था। लेकिन इस थियरी में जो है आकाश यानी जो फिजिकल स्पेस है और टाइम, फिजिकल टाइम को बताया गया कि सारे के सारे भौतिक हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस वैदिक रश्मि थियरी में अभी हम लोगों ने देखा कि जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं 4 या 5, जो भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक साथ कर ले तो 4 हैं, अदरवाइज अलग अलग करने में 5। तो इसमें 4 या 5 की बजाय 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात की गई है। उसके बाद फिर है कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स क्या शून्य में कहीं पे ये वाइब्रेट कर रही हैं या कोई मीडियम में वाइब्रेट कर रही हैं। तो ये सारी की सारी जो है आकाश, जो हमारा फाइनल मीडियम है आकाश, यानी जिसको हम फिजिकल स्पेस कह रहे हैं, ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स इन आकाश में ही वाइब्रेट करती हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास बहुत सारे लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, फाइनल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसमें कि हम लोग अक्सर ये 5 महाभूत की बात सुने हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 5वां आकाश। लेकिन इसके आगे भी है जो कि आज स्वामी योगी जी बता रहे थे अपने प्रथम सत्र के संबोधन में, कि हमारे पास बहुत सारे तत्व हैं, मनुष्य तत्व हैं, अहंकार, महत, प्रकृति। तो ये जो प्रकृति तत्व है वो हमारा अल्टीमेट मटेरियल है, अल्टीमेट पदार्थ। तो अब थोड़ा सा प्रकृति और ओम रश्मि के बारे में हम लोग जान लें कि जो प्रकृति है हमारा वो अल्टीमेट मैटर, जिसको कहते हैं कि वो उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं। यही वो पदार्थ है जिससे कि सारी चीजें एक के बाद एक के बाद एक के बाद बनी हुई हैं। और ये जो प्रकृति है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करती है। इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करने का मतलब है कि ये इनर्ट यानी जड़ है, इनएक्टिव कह सकते हैं, स्लीपिंग कह सकते हैं। तो इस चूंकि सारी की सारी सृष्टि इस प्रकृति से ही बनी हुई है, तो आखिर ये जो प्रकृति है इक्विलिब्रियम में है, इनएक्टिव है, इनर्ट है, तो सबसे पहले तो जो इसके इक्विलिब्रियम को हमको भंग करना होगा। तो इसको भंग करने के लिए जो है कि एक ओम रश्मि का उदय होता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जब ओम रश्मि उस प्रकृति को विक्षोभ पैदा करती है, यानी उसी समय से काल अपने अस्तित्व में आता है। तो ओम रश्मि को हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा परम चेतन तत्व है, यानी जो काल जो है वो एक चेतन तत्व है, तो वो परम चेतन तत्व का ही एक मैनिफेस्ट जो फॉर्म है वो हमारा ओम रश्मि। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो वैदिक रश्मि थ्योरी है उसमें हम लोग एक शाश्वत पदार्थ यानी मटेरियल की बात करते हैं, जिसको कि प्रकृति है। उसके बाद एक उसमें एक क्रिएटर है जो क्रिएट करता है, जो कि ओम रश्मि और चेतन तत्व है। उसके बाद इस क्रिएशन, इस सृष्टि का एक उद्देश्य है। और साथ ही साथ ये जो रश्मि, वैदिक रश्मि थ्योरी है, इसमें हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कौन, किसके लिए, कब, कहाँ, कैसे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमको इस थ्योरी से मिलता है, जो कि अन्य थ्योरीज, जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, फिजिक्स की थ्योरीज हैं, उसमें हमको नहीं मिलता। कहीं ना कहीं जाकर के बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं। तो मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि कोई भी जो एक भौतिक थ्योरी होगी, जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के लिए क्वालिफाई करेगा, उसमें कम से कम ये तो गुण अवश्य होना चाहिए कि जितने भी प्रश्न हो इस तरीके से WH क्वेश्चंस हो, उनका वो उत्तर देने में सक्षम हो। अगर वो उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो हम उसे एक पूर्ण रूप से थ्योरी नहीं मान सकते। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत मानना है। लेकिन इसमें एक कमी जो अभी वर्तमान में है कि हमारे पास इसके लिए मैथमेटिक्स नहीं है और ना ही इसका कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन यानी रश्मि लेवल पर है। तो हमें प्रयास करना है, एक टीम बनानी है कि हम कुछ मैथमेटिक्स डेवलप कर सकें, कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्शन प्रपोज कर सकें जिसको कि देखा जा सके। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि चाहे कोई भी मैथमेटिक्स हो, ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट्स है, उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। वो कहीं ना कहीं जाकर के मनुष्य जो है उसको एक जगह जाकर के रुकना होगा, जिसके बियॉन्ड जाकर के हम चीज़ों को समझने में, देखने में असक्षम होंगे। लेकिन इसके बावजूद इतनी खूबियों के साथ जो वैदिक रश्मि थ्योरी है, मैं मानता हूँ कि जो वर्तमान में जो अन्य थ्योरीज हैं फिजिक्स की, उनसे ये सबसे आगे है और इसमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग होने की सारी खूबियां उपलब्ध हैं। नहीं, धन्यवाद। सांख्य में कहा है या कामस्तदग्रे तद न सदासीद न सतासीद,
तो उस महत तत्व से लेकर अहंकार और सारे तत्वों को, और उनमें भी जो बहुत बारीकी से आपने कंपैरिजन किया है आज की फिजिक्स वालों के बीच में कि कहाँ वो 4 तत्वों को मान रहे हैं, यहाँ पर 11 तक की बात है, डायमेंशंस भी बहुत सारी से क्लियर हो रही हैं। तो मूल प्रकृति के स्वरूप को जहाँ से शुरुआत आचार्य अग्निहोत्र जी ने की थी और पहली किताब लिखी कॉज ऑफ क्रिएशन, द कॉज ऑफ क्रिएशन, की सारे संसार का जो कारण है वो क्या है, वो पुस्तक जो आज से लगभग 20 साल पहले छपी और जिसने बहुत बड़ा धमाका साइंटिस्टों के बीच में किया, एक नई रोशनी दी थी। निश्चित रूप से उसी दिशा में अब हम एक टर्मिनोलॉजी के साथ, एक मैथमेटिकल डायमेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें हमारी ये नई पीढ़ी डॉक्टर आशुतोष जी और संदीप जी जैसे लोग उसको एक आकार और भाषा दे रहे हैं। इस आकार और भाषा में एक बड़ा ही सूत्र का काम करने वाले 2 लोग यहाँ पर बड़ी निष्ठा से लगे हैं, वो है भाई विशाल आर्य और डॉक्टर मधुलिका। निश्चित रूप से हम बहुत जल्द ही ऐसे कदम रखेंगे, ऐसे कदम ताल होगा जिसमें विज्ञान भी होगा और जिसके अंदर वेद भी होगा, और उसका पूरा खाका यही हमारे युवा साथी तैयार कर रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन से ये मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने बहुत पुरुषार्थ किया है, बहुत मेहनत की है। आपने अपने लेवल पर, आधुनिक फिजिक्स के लेवल पर परख कर देखा है कि जो हमारी ये रश्मि थ्योरी है वो कैसे बेटर है, कैसे बहुत श्रेष्ठ है और बहुत सारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है जो आज के भौतिक विज्ञानियों के पास भी पूर्णता के साथ नहीं है। मैं बहुत अभिभूत हूँ, पूरे हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर आशुतोष, आप इस तरह का पुरुषार्थ करें ताकि एक रोड मैप तैयार हो सके।